सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 34 प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग देख रहे हैं। ट्रैकिंग प्रोग्रेस फॉर एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन इसमें इटरेटिव मॉडल है जिसे हम डेवलप करते हैं। तो क्या क्या माइलस्टोन हो सकते हैं और हम कैसे पता करेंगे कि भाई हमारा प्रोग्रेस क्या है, हम कितनी, हमारी गति क्या है, हम सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो इसमें 4 माइलस्टोन मैं बता सकता हूं। पहला माइलस्टोन जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ये एनालिसिस का पार्ट मैं आपको बता, एनालिसिस मतलब सारी जितनी भी क्लासेस हैं और क्लास की जो हायरार्की है वो आपने डिफाइन कर ली है, बता दी है, रिव्यू कर दिया गया है। जो क्लास के एट्रीब्यूट है यानी क्लास में जो फंक्शन और जो वेरिएबल होने वाले हैं वो आपने डिफाइन कर लिए हैं, वो रिव्यू भी कर लिए गए हैं। क्लास की जो रिलेशनशिप है इसमें कैसी रिलेशनशिप होगी वो आपने डिफाइन कर लिए हैं, रिव्यू भी हो गए हैं। पूरा बिहेवियरल मॉडल क्या होगा क्लासेस का आपस में, वो क्लास जो आप दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूज जिसे हम कह रहे हैं, वो आपने कर लिए कि नहीं कर लिए। ये जब हो जाएगा तो हम कहेंगे हमारा पहला माइलस्टोन खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अगला जो माइलस्टोन होगा, अगला वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। अब डिजाइन में आपको ये देखना होगा कि आपका जो पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है इसके आपने सब सिस्टम बना लिए हैं कि नहीं बना लिए हैं। सब सिस्टम्स वो डिफाइन कर लिए कि नहीं कर लिए हैं। अब ये जो क्लासेस हैं वो इन सब सिस्टम को आपने अलोकेट कर दिए है कि नहीं कर दिए, उसको रिव्यू भी करना है। अब हर एक क्लास के लिए जो जो आपके सब सिस्टम में है उसमें आपको टास्क एलोकेशन करना है, वो आपने ठीक से किया है कि नहीं किया है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपस में कोलैबोरेशन क्या होगा, ये आपने पता कर लिया है। उनके एट्रीब्यूट ऑपरेशन, उनके फंक्शन क्या होंगे वो डिजाइन कर लिए गए हैं। और इनके सबसिस्टम्स के, जैसे सबसिस्टम 1 है, सबसिस्टम 2 है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो आपने तय कर लिया है। इसके बाद आपका आता है जो माइलस्टोन 3 है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर ली है। एक्चुअल कोडिंग की बात हो रही है। हर एक क्लास आपने कोड कर ली है। जो एक्सट्रैक्टेड क्लास है यानी कि जो ऑलरेडी आप लाइब्रेरी से लेके आ सकते हैं उनको ले लिया है आपने, प्रोटोटाइप या इंक्रीमेंट आपने बना दिया है। ये जब हो जाए तो आपका तीसरा माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा। टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो भाई आपको अभी टेस्टिंग करनी पड़ेगी करेक्टनेस और कंप्लीटनेस के लिए। सीआरसी ये आपने डेवलप कर लिया है, इसको रिव्यू भी कर लिया है, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन। टेस्ट आपने सारे डिजाइन कर लिए हैं कि ये सब सीआरसी से ही आएंगे। क्लास लेवल टेस्ट आपने कर लिए हैं कि नहीं कर लिए, ये आपको देखना है। इसके बाद टेस्ट केसेस आपने बना लिए हैं कि नहीं बना लिए हैं, और एक क्लस्टर टेस्टिंग होती है वो आपने कर लिया है, क्लासेस को इंटीग्रेट कर लिया है। सिस्टम लेवल टेस्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया है। जब ये सारे हो जाएंगे तो हम कहेंगे माइलस्टोन 4 आ गया। और यही तरीका है आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट को इटरेटिव बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं। शेड्यूलिंग फॉर वेब ऐप एंड मोबाइल प्रोजेक्ट्स, इन दोनों की हम साथ में ही बात करेंगे। तो वेब एप्लीकेशन हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, इसकी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब यह है कि पूरा जो टाइम लगेगा इसके लिए, ड्यूरेशन के लिए, एक इंक्रीमेंट, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल टाइप में ज्यादा जाता है, एक इंक्रीमेंट में आप पूरा कितना डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको शेड्यूल करना है। तो ये जो शेड्यूल है एक बार में नहीं बनेगा, ये शेड्यूल जो है बढ़ेगा घटेगा और ये इवॉल्व होगा टाइम के साथ। जो पहला इटरेशन है, जो आपका पहला इटरेशन है इस इंक्रीमेंट में, वो एक बड़े लेवल पे होगा। मैक्रोस्कोपिक शेड्यूल इसमें बनाएंगे और जो शेड्यूल आप इसमें बना रहे हैं वो समय के साथ देंगे, कब कौन सा किस समय आप डिप्लॉय करेंगे या देंगे यूजर को। तो शुरुआत कैसे करते हैं, मैक्रोस्कोपिक से। तो जैसे ही आप इंक्रीमेंट में आएंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा अभी, उसके बाद आप इसका डिटेल्ड शेड्यूल बनाएंगे हर टास्क का। हर एक टास्क को आप पता करेंगे और उसका शेड्यूल अलग से बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है, ये सिक्योरिटी सिस्टम है। मान लीजिए आप safehomeassured.com है, इसकी आपको मैक्रोस्कोपिक शेड्यूलिंग करनी है। ये वेब ऐप है, मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल पे भी चलेगा, वेब पे भी चलेगा। तो 7 इंक्रीमेंट हम इसके आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक वेब बेस्ड कंपोनेंट की तरह।
कि भाई कंपनी और कंपनी का प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये क्या काम कर रहा है, डाउनलोड्स क्या क्या करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे पहले तो आप अपना काम नहीं शुरू कर पाएंगे। आपके प्रोडक्ट की कोड्स, मतलब आप जो यूजर को देंगे वो पढ़ेगा, वो ऑर्डरिंग की बात समझेगा। स्पेस लेआउट और सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन, यहां से शुरू होगा असली काम, कि भाई आपको ये जो लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या क्या इसमें सिक्योरिटी फीचर देने हैं। और उसके बाद कि अगर मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, ये है और साथ में सेंसर वगैरह है, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी ऑर्डरिंग कैसे होगी, जो भी इक्विपमेंट है उसकी ऑनलाइन कंट्रोल करना होगा आपको। और फाइनली ये करना होगा आपको कि अकाउंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब खरीदा जाएगा, आपसे ऑर्डर आएगा, तो ये सारी चीजें आपको अकाउंट इंफॉर्मेशन में भी रखनी पड़ेगी। ये मैंने पहला इंक्रीमेंट बताया आपको। 7 इंक्रीमेंट ये पहले वाले में जाएंगे। अब ये 7 इंक्रीमेंट का आपको बनाना है वीक वाइज एक गैंट चार्ट, समझ लीजिए। तो टीम जो है वो अपने स्टेक होल्डर से बात करेगी, वो कहेगी कि ये जो 7 इंक्रीमेंट है इनके लिए मैं एक प्रिलिमिनरी शेड्यूल बनाऊंगा। तो उसके लिए एक टाइम लाइन चार्ट या फिर एक गैंट चार्ट आप बनाएंगे। उसमें आप हर एक का एक डिप्लॉयमेंट यानी कि एक डायमंड देंगे कि भाई ये हम इस समय तक डिप्लॉय करेंगे। ये हर एक इंक्रीमेंट, ये सारे इंक्रीमेंट्स है, हर एक इंक्रीमेंट कब कब हमें इसको एस्टैब्लिश करना है, कब कब खत्म करना है। अब मैक्रोस्कोपिक जो शेड्यूल है ये आपको बताता है एज अ मैनेजर कि कब कौन सा काम कंप्लीट होना है। फाइनली हम यहां पर कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आप ये देख लीजिए कि यहां लग रहा है कि शुरुआत से लेकर अंत तक हम 12वें वीक तक कंप्लीट कर लेंगे सारे इंक्रीमेंट जो हमने एक तरीके से डिवाइस किए। कुछ इसमें साथ भी चलेंगे जिसको हम पैरेलली चलाएंगे, जैसे ये वाला और ये वाला, यानी कि 3 4 7 ये पैरेलल में चल रहे हैं। अब अगला काम क्या आता है? अगला काम ये है, हर एक आपने जो इंक्रीमेंट या जो ये कहें कि बेसिक काम है, एक्टिविटी कह सकते हैं इसको, उसको टास्क में डिवाइड करना है। यानी अब ये करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? 4 तरीके से कर सकते हैं। जो टास्क हमने डिसाइड किया वो हम पूरी वैसे ही लगा दें, या फिर हम क्या करेंगे कि ये टास्क देखें, नहीं, इस इंक्रीमेंट के लिए जरूरी नहीं है, हटा दें इसको। हो सकता है कि एक नया टास्क जोड़ने की जरूरत पड़ जाए इस पर्टिकुलर काम करने के लिए, या फिर हम क्या करेंगे कि ये टास्क जो हमने डिसाइड किया ये बड़ा हो रहा है, इसको और सब टास्क में डिवाइड कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो ये तरीके होते हैं टास्क बनाने के। अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये जो चौथा है, स्पेस लेआउट एंड सिक्योरिटी डिजाइन सिस्टम डिजाइन है, ये बेसिकली एक जेनेरिक टास्क है, डिजाइन द इंटरफेस। चौथा इंक्रीमेंट ये आप देख रहे हैं, चौथा इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको, उसके लिए हमको टास्क बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि भी ऐसा कुछ तरीका अपनाएंगे कि अच्छा, ये भी एक बात ये भी है कि ये 5वें वीक में शुरू हो रहा है और ये यहां पर खत्म हो रहा है 9वें वीक में। तो सब टास्क इसके लिए बनाने पड़ेंगे। अब ये बहुत सारे हैं, लेकिन इसका मेन चीज ये है कि आपको पहले इसको समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इसके रिव्यू करवाना पड़ेगा, क्या नेविगेशन मैकेनिज्म होगा, ड्राइंग बोर्ड बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ग्राफिकल लेआउट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई इसका कंप्यूटेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आप एक ग्राफिकल विंडो लेआउट फंक्शन बनाएंगे, फिर ग्राफिकल डोर लेआउट फंक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद कौन कौन से इसमें सेंसर, कैमरास, माइक्रोफोन लगेंगे, वो तरीका देखना पड़ेगा। और फिर आप देखेंगे कि ये जो सिक्योरिटी एलिमेंट के साथ जो आपने ग्राफिकल लेआउट बनाया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा होगा। उसके बाद इन सबको वॉक थ्रू करना पड़ेगा कि भाई वाकई में जरूरत है कि नहीं जरूरत है। तो ये तो इसके टास्क हो गए। अब ये जो टास्क है ये इसके शेड्यूल में आएंगे। इसका मतलब ये है कि इस इंक्रीमेंट शेड्यूल के ये यहां पर इसके पार्ट बन जाएंगे और इसका अलग से शेड्यूल आप बनाएंगे। ठीक है, आप इसको, ये जो आपने डिसाइड किए हैं, इसको जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में डालेंगे तो अपने आप इसको आप फिर ट्रैक और कंट्रोल कर सकते हैं। अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस। अभी जो अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस है ये ऐसी तकनीक है जो आपके प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में बताएगी क्वांटिटेटिवली। इसका मतलब नंबर्स में बताएगी। तो हम्फ्री साहब कहते हैं कोई भी टास्क हो आपके प्रोजेक्ट में, अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस सारे टास्क के लिए इक्वली एक कॉमन स्केल है। ये आपको 2 चीजें बताएगी। एक, ड्यूरेशन यानी टाइम के हिसाब से आप कहां पर है,
और दूसरा कॉस्ट, बजट के हिसाब से आप कहां पर है। तो अर्न वैल्यू प्रोग्रेस मापने का एक मेजर है, एक मापन तरीका है, और ये आपको ये भी बताता है क्वांटिटेटिवली नंबर्स के हिसाब से बताएगा कि आपने कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। फ्लेमिंग और कॉपलमैन ईवीए के बारे में बताते हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए ये 100% ऐसे है यहां से यहां तक, तो जो आप प्रोजेक्ट में बढ़ेंगे और 15% ही पहुंचेंगे, तभी से ईवीए आपको सटीक, एक्यूरेट और रिलायबल, भरोसेमंद जानकारी देगा नंबर्स के तहत कि आप कहां पर हैं। कुछ टर्म्स हैं जो इसमें आएंगे। पहली चीज ये है, आप देखें कि ये प्लान्ड वर्क है, ये आपने प्लान किया हुआ है। प्लान्ड वर्क मतलब आपने ये तय किया हुआ है कि इतना होना चाहिए अभी तक। अब मान लीजिए आपको यहां चेक करना है, इतना होना चाहिए, हुआ कितना है, इतना हुआ है, यानी ये कॉस्ट के रूप में है। कॉस्ट इतना लगा है अभी, और ये जो है वो एक्चुअल काम कितना हुआ है। तो इसका डिफरेंस निकालने के लिए, यानी कि अगर आपको कॉस्ट वेरिएंस पता करना है, तो आप क्या करेंगे, ईवी माइनस एसी, यानी ये डिफरेंस, ये आपको यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक आपको एक कॉस्ट बता देगा कि जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट कितनी थी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी। ईवी माइनस एसी हो गया। शेड्यूल देखना है तो क्या करेंगे आप, शेड्यूल में क्या करेंगे, शेड्यूल वेरिएंसेस भी आपका ईवी माइनस पीवी आएगा, यानी कि आप ये जैसे पीवी है तो आप देख लीजिए कि इस जगह पे क्या लाइन आ रही है, इस जगह पे क्या लाइन आ रही है। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है यहां से यहां तक, पीवी के साथ मैंने इसका इंटरसेक्शन किया है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये आपको बता देगा कि शेड्यूल का है, क्योंकि ये टाइमलाइन है शेड्यूल के लिए और ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट के हिसाब से वो यहां बता देगा इतना फेरबदल है, और ये आपको टाइम के हिसाब से बता देगा ड्यूरेशन। बाकी हम इंडेक्स भी निकालते हैं इसमें, और इंडेक्स से आसान हो जाता है। जैसे इंडेक्स जब लेस देन 1 आएगा, जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि या तो आप ओवर बजट है या शेड्यूल से बिहाइंड है, पीछे है। और अगर ग्रेटर देन 1 आएगा तो आप आराम से बजट के पहले ही काम कर पा रहे हैं, या कम बजट ही लगा है, आपका पैसा कम लगा है और आप शेड्यूल में भी आगे हैं। अर्न वैल्यू एनालिसिस निकालने का जो तरीका है, इसमें जो अर्न वैल्यू ईवी है उसको हम बीसीडब्ल्यूपी बोलेंगे, एसी को हम एसीडब्ल्यूपी बोलेंगे, पीवी को हम बीसीडब्ल्यूएस कहेंगे। तो बीसीडब्ल्यूएस जो है वो क्या है, ये बजटेड कॉस्ट है जो आपने तय कर रखा है। क्या हुआ अभी छोड़ दीजिए, आपने क्या कर रखा है। तो मान लीजिए आपके कुछ टास्क है, जैसे ये टास्क 1 है, ये टास्क 2 है, ऐसे आपके तमाम टास्क होंगे। इसके लिए आपने कुछ कॉस्ट, इसके लिए कुछ कॉस्ट, इसके लिए कुछ कॉस्ट कर रखा होगा, डिसाइड कर रखा होगा। तो हर एक टास्क के लिए आपने कुछ काम, कुछ तय कर रखा होगा। और ये आप कैसे करेंगे, अगर आप एस्टिमेशन करना चाहते हैं तो पर्सन मंथ में करेंगे, भाई इतने परसेंट डेज लगने चाहिए, ये लगना चाहिए ना। तो बीसीडब्ल्यूएस जो है वो बेसिकली ये जो मैंने कॉस्ट बताया, वो कॉस्ट इस तरीके का है, पर्सन मंथ में आएगा बीसीडब्ल्यूएस पर्सन मंथ में। यानी जब हम पीवी निकालने चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हर एक टास्क का पर्सन मंथ कितना एफर्ट लग रहा है, सब टास्क में हमने जो प्लान किया है उसको जोड़ देंगे। ओके, तो हम सबको जोड़ देंगे, और जैसे ये जोड़ देंगे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बीएसी, बजट एट कंप्लीशन। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा बजट क्या बनता है, पर्सन मंथ में भी और कॉस्ट में भी। उसके बाद हम निकालेंगे बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। अब हम आगे इस पे कॉस्ट, देखिए ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड है, ये बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड है ना। ये बजट, ये आपने शेड्यूल कर रखा है यार, ये बेसिकली ये जो है पीवी जो है वो प्लानिंग है, आपने प्लान कर रखा है पहले। ओके, और ये ईवी और ये जो एसी है ये एक्चुअल है, हुआ क्या है अभी तक, और इसी का लेके हम अर्न वैल्यू निकालते हैं। तो अगला हम क्या निकाल रहे हैं, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, बीसीडब्ल्यूपी यानी ईवी। तो ईवी निकालना, देखिए बीसीडब्ल्यूपी बीसीडब्ल्यूएस ये एक ही तरीके से निकलेगा। ये आपका जो टोटल आपने प्लान कर रखा है, शेड्यूल कर रखा है, वो हमने निकाला बीएससी करके, और बीसीडब्ल्यूपी वो होगा जो वाकई में उस समय तक हुआ है, ये तो जो आपने शेड्यूल कर रखा है।
और ये जितना हुआ है इसमें डिफरेंस समझिएगा। जो BCWS और BCWP में अंतर ये है कि BCWS ये आपको बताता है वो बजट उन एक्टिविटीज का जो आपने प्लान कर रखा था कि ये कंप्लीट हो जाएंगी, और BCWP ये बताता है बजट उन एक्टिविटीज का जो एक्चुअल में कंप्लीट हुई है, ये हो जानी चाहिए थी, ये हुई है। तो जब आपके पास BCWS, BAC, BCWP आ गया तो आप इंडिकेटर्स निकाल सकते हैं। SPI जो होगा वो BCWP डिवाइडेड बाय BCWS आएगा, और जो शेड्यूल वेरिएंस SV आएगा आपका इन दोनों का डिफरेंस करके आएगा, BCWP माइनस BCWS। अगर SPI ये वैल्यू आपकी 1 के करीब आ रही है तो आप कहेंगे कि बहुत बेहतरीन मेरा शेड्यूल चल रहा है, शेड्यूल के हिसाब से हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। और ये आपको SV, ये जो शेड्यूल वेरिएंस है, ये आपको बताता है कि कितना आप आगे और कितना पीछे है शेड्यूल के। ऐसे परसेंट शेड्यूल मतलब कितने परसेंट में आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप BCWS लीजिए और डिवाइड कर दीजिए आप BAC से, मतलब सिग्मा BCWS से, तो आपको परसेंट कंप्लीशन आ जाएगा। जो BAC मैंने आपको बताया, जो आपके BCWS यानी बेसिकली आप BAC जो कह रहे हैं वो BCWS का सम है, ये PV ही कह रहा हूं मैं। तो ये प्लान्ड वैल्यू है ना, कि भाई ये आपको BAC जब आप BCWP से डिवाइड करेंगे, मतलब BAC जब नीचे रहेगा और BCWP से डिवाइड करेंगे तो ये आपका परसेंट कंप्लीट है, अभी कितना कंप्लीट हुआ। अब आइए एक्चुअल पे, अब हम कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको बताता है कितना आपने जो एफर्ट लगाया है या पैसा लगाया है वो अभी तक एक्चुअली कितना लगा है। आपने प्लान किया था मान लीजिए $100 और लगा है अभी $80, तो ये $80 को कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। ACWP निकल जाएगा, फिर आप कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाल लेंगे CPI, BCWP डिवाइडेड बाय ACWP, ऐसी कॉस्ट वेरिएंस आएगा BCWP माइनस ACWP। आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसका हम एग्जांपल लेंगे एक। तो एक CPI अगर आपका ये जो वैल्यू है अगर 1 आती है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप काम कर रहे हैं और बजट आपका सही है। ये जो हो रहा है बजट के लिए, इसके पहले जो हमने किया वो आपका शेड्यूल के लिए किया था। तो एक जैसे रडार होता है ना, उसे पता चल जाता है पहले कि क्या चीज होने वाली है। तो ये आपको ये जो वैल्यूज निकल रही है अर्नड वैल्यू एनालिसिस, ये आपको पहले ही बता देता है कि आप शेड्यूल के पीछे हैं, शेड्यूल के आगे हैं, और उसका आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। अब यहां एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोजेक्ट शेड्यूल है, इसमें हमारी कुछ एक्टिविटीज हैं। कौन कौन सी? गैदर रिक्वायरमेंट, क्रिएट डिजाइन, बिल्ड मशीन, टेस्ट एंड डिफाइन, रोल आउट। ये 14 दिन का काम है, 1 से लेकर 14 दिन तक हम इसे कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि हम 8वें दिन के एंड में पता करें यहां पर कि हमारा शेड्यूल मतलब जो टाइम और कॉस्ट, उस हिसाब से हम कहां पर हैं। तो इसी के लिए हम अर्न वैल्यू एनालिसिस लगाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या है। पहले देखिए, ये जो सारी एक्टिविटीज हैं इनके बारे में क्लियर हमें एक टेबल पता है कि गैदर रिक्वायरमेंट के लिए 3 दिन लगने, अब यहां से भी देख लीजिए 1, 2, 3 दिन लगने हैं। कॉस्ट पर डे, एक दिन का कॉस्ट जो है वो $800 मान लीजिए, रुपीस मान लीजिए। टोटल कॉस्ट कितना लगेगा 8 × 3 2400, ऐसे ही आया है सबका। जैसे आप एग्जांपल लीजिए टेस्ट एंड रिफाइन, ये लगेगा 4 दिन। टेस्ट एंड रिफाइन के लिए लगेंगे 8वां, 9वां, 10वां, 11वां दिन। और इसका अगर यूनिट कॉस्ट एक दिन का 700 है तो 7 4 2800, तो टोटल कॉस्ट यहां से निकल आया। तो ये आपको टेबल दी हुई है, मान लीजिए एक टेबल आपको और दे दी गई है, या आपको निकालनी पड़ेगी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि अब यहां पर मुझे देखना है तो मुझे इसका कॉस्ट कितना पड़ा है, एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ा है। गैदर रिक्वायरमेंट के लिए 2400 कंप्लीट हो चुका है ये। क्रिएट डिजाइन 1500 यहां कंप्लीट हो चुका है ये। 2700 बिल्ड मशीन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम यहीं पर है। मतलब अगर ये 1, 2, 3, 4 का है तो अभी हमने केवल 3/4 किया है इसको। टेस्ट एंड रिफाइन यहां पर देखना है, अभी हम केवल 1/4 कर पाए हैं इसका। 3/4 मतलब ये 4 है तो 1/4 कर पाए। तो एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट भी है यहां पर, ये 100% कंप्लीट हो गया है।
ये आपका 100% कंप्लीट हो गया है, ये आपका केवल 50% कंप्लीट हुआ है बिल्ड मशीन, और ये केवल 25% कंप्लीट हुआ है, ऐसे इसमें बताया गया है। अब आप देखिए हम एक एक वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक एक कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम एसी निकालेंगे। एसी क्या होता है, ये कितना पैसा अभी तक हमने खर्च कर दिया है, एक्चुअल कॉस्ट। एसी बताता है इज द टोटल ऑफ द कॉस्ट सपोर्टेड इन अचीविंग वर्क ऑन द एक्टिविटी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी आपने कितना एक्चुअल कॉस्ट कर दिया है, इनकर्ड कितना हो गया। तो आप देखेंगे कितना कॉस्ट आपका आया है, टोटल कॉस्ट यहां पर आपका 2400 ये यहां पर इनकर्ड कॉस्ट, ये जो इनकर्ड कॉस्ट है इतना आपका लगा है, इतना एक्चुअल कॉस्ट लगा है। तो आप क्या करेंगे, इस इतना कॉस्ट लगा है तो उसको यहां लग, यही तो एक्चुअल कॉस्ट है। तो 2400 ये हो गया, ये 1500 हो गया। मैं इस कॉलम को पूरा उतार दे रहा हूं, यहां पे इतना ही कॉस्ट लगा है ना, 2700 और 700। अच्छा देखिए ये रोल आउट जो है वो जीरो क्यों है, क्योंकि ये अभी हम जब बात कर रहे हैं तब तो ये आया भी नहीं है, तो इसका कॉस्ट है जीरो। ओके, अब आइए आप ईवी पे। ये जो ईवी है वो क्या है, ईवी जो आपको बताता है, हम अर्नड वैल्यू बता रहे हैं आपको, इज द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एट अ गिवन टाइम। इतने इसके पहले तक कितना एक्चुअल वर्क आपका, कितना वर्क हो गया है, ठीक है। ईवी ही अर्न वैल्यू है, इज द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एट अ गिवन टाइम। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका है कि जो एक्चुअल परसेंट कंप्लीट है वो प्लान कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब हमारा प्लान कॉस्ट कितना था, इतना, एक्चुअल परसेंट कंप्लीट कितना है, इतना। तो अर्न ईवी जो है वो अर्न वैल्यू कहां से आएगी, देखिए 2400 100% हो चुका है, तो 2400 का 100% कितना होगा, 2400, 2400 कर लीजिए। 1200 का 100% 1200, 36 का 50%, 36 का 50% मतलब आधा कर दीजिए इसका, 50% मतलब ये कितना होगा, हाफ। तो आपका कितना आ गया यहां पे 1800। अब 2800 का 25%, 2800 का 25% कितना होगा, या देखिए एक यूनिट कॉस्ट 700 है, 25% 700 हो गया। ओके, ये हो गया, ये तो अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है तो इसको जीरो कर दीजिए। अब आइए आप पीवी पे। पीवी क्या बताता है, ये प्लान वैल्यू है। प्लान वैल्यू क्या बताया आपको, इज दैट द पार्ट ऑफ द अप्रूव्ड कॉस्ट एस्टिमेट प्लान टू बी स्पेंड ऑन द एक्टिविटी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। प्लान वैल्यू क्या थी, ठीक, प्लान वैल्यू। इसको निकालने का क्या तरीका है, ये थोड़ा सा इसमें देखिएगा। ये तो काम कंप्लीट हो चुका है ना, तो ये तो सर आपका 2400 आ गया। क्रिएट डिजाइन 100%, तो ये आपका आ गया 1200। इसमें आइए 3600, 3600 आपका टोटल कॉस्ट था। आपने किया कितना है, 1 2 3 3 चौथाई किया है आपने। तो या तो 3600 का आप 3 चौथाई कर दे, 3/4, इसका आपको 3/4 करना पड़ेगा। या एक और तरीका है, ये 900 एक दिन का कॉस्ट है, कितने दिन लगे, 1 2 3 1 2 3, तो 3 इंटू इसको आप 3 इंटू ये यहां पर ये नहीं 3 इंटू 900 कर दीजिए, तो 2700। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब आइए आप टेस्ट एंड रिफाइन, ये कितना हुआ, 1/4 हुआ है, इसका आप 1/4 कर दीजिए 1/4। या फिर आप यहां देखिए 700 है, ये 2800 है, 1/4 मतलब आपका 700 आएगा, तो यहां पर आपका 700 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, एसी को जोड़ देना है। जब इस एसी को आप जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है, 7300। उसके बाद आप यहां पर आ जाइए, ईवी को कॉस्ट जोड़ दीजिए, ये आपका आएगा 6100। आप पीवी को जोड़ दीजिए, ये आएगा आपका 7000 आ गया। अब आप आइए सीपीआई पे, ये आपको सीपीआई निकालना है। सीपीआई जो होता है, यहां पर हम पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक एक टास्क के लिए भी कर सकते हैं आप, जैसे जो सीपीआई निकालने का तरीका भी आपको बताता हूं, ईवी बाय एसी, मतलब आपको ईवी लेना है और एसी लेना है, तो ईवी बाय एसी करना है। एक एक के लिए कर सकते हैं, मैं फाइनल के लिए कर देता हूं। तो ईवी कितना आपका 6100, तो आप यहां पर अगर आप निकालने चले सीपीआई तो कितना होगा, ईवी बाय एसी, ईवी कितना टोटल है 6100, एसी कितना है आपका 7300, कितना आ गया आपका सीपीआई, ये आ गया आपका 0.84, या 0.84 लिख दीजिए। सीवी भी कैसे आएगा, सीवी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सीवी है
ईवी माइनस एसी, ईवी माइनस एसी, इनका डिफरेंस आपको लेना है। चाहे तो एक एक के लिए कर लीजिए या आप फाइनल कर लीजिए 6100 और माइनस 7300। तो ईवी आपका 6100 माइनस 7300 कितना आ गया आपका? ये आ गया माइनस 1200। माइनस का मतलब है खतरा, है ना, यहां कुछ गड़बड़ है। अब आइए आप एसपीआई पे। एसपीआई कैसे निकालेंगे? ईवी बाय पीवी, ईवी बाय पीवी। तो सबके लिए एक एक करके निकाल सकते हैं, हम फाइनल निकाल देते हैं इसको। तो ईवी कितना आया टोटल? 6100 और पीवी कितना है आपका? 7000। ये कितने आ जाएगा आपका? 0.87। एसवी कैसे निकलेगा? एसवी का फॉर्मूला क्या है? एसवी है आपका ईवी माइनस पीवी, ईवी माइनस पीवी है। ईवी कितना है आपका? 6100 और पीवी कितना है आपका? 7000। ये कितना आ गया आपका? माइनस 900। तो ये आपका माइनस 900। एक के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि जो सीपीआई आया है, ये आपका जो वैल्यू आई है 0.84 आया है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये लेस देन 1 है, एक से कम है, इसका मतलब हम ओवर बजट हैं। क्या है? हम ओवर बजट हैं। समझ में आ गया आपको? अगर आपका ये 1 से बड़ा होता तो आप कहते हैं कि हम बजट से कम है, मतलब बिलो बजट है। अब आप कॉस्ट वेरिएंस पे आइए। कॉस्ट वेरिएंस आपकी वैल्यू है माइनस 1200। इसका मतलब ये नेगेटिव का मतलब ये है कि हम ओवर बजट है, हम ओवर बजट है। ठीक, ये कॉस्ट वेरिएंस आपको बता दिया। अब आप आइए एसपीआई पे। एसपीआई कितना आ रहा है? 0.87। 0.87 का मतलब ये है कि आप लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब ये है कि आप बिहाइंड शेड्यूल हैं, पीछे हैं शेड्यूल के। एसवी पे आइए। एसवी आया आपका माइनस 900। माइनस 900 का मतलब ये है, नेगेटिव वैल्यू ही आपको बता रही है कि डिले है प्रोजेक्ट में। ओके, इस तरीके से सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया।